नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। धर्मस्थल के आसपास के राजमार्गों को 998 करोड़ की लागत से किया जाएगा उन्नत। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में 6 साल की देरी का करना पड़ रहा सामना। दिल्ली ने सड़क रखरखाव के लिए 8.8 अरब की आवंटित। तिरुवल्लुर में रियल एस्टेट को बढ़ाने के लिए सड़कों का होगा निर्माण। बढ़ती मांग बढ़ती बिक्री 2024 में रियल एस्टेट को आर्क लाइट में रखेगी। नए साल के लिए शीर्ष 3 रियल एस्टेट स्टॉक चयन। गोदरेज एंड बॉयज का वर्टिकल गोदरेज कंस्ट्रक्शन एक मील के पत्थर तक पहुंचा। 2023 के दौरान भारत में सबसे कम पवन नीलामी बोलियां। 2023 में शीर्ष पवन ऊर्जा निविदाएं की जारी। दिल्ली हवाई अड्डा लगातार घने कोहरे के कारण चौथे दिन उड़ान बाधित होने से जूझ रहा। भारत में कोरोना के 797 नए मामले दर्ज, 225 दिनों में सबसे अधिक। कैबिनेट ने 5000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दी मंजूरी। आईपीओ का मूल्य दायरा 51 से 54 प्रति शेयर किया गया निर्धारित। भारत 2 सालों में चीन की बुनियादी ढांचा सीमाओं की करेगा बराबरी। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। मंदिर शहर धर्मस्थल और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने में बाधाएं समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि राज्य लोक निर्माण विभाग का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग लगभग 958 करोड़ की लागत से 2 प्रमुख राजमार्ग सुधार कार्य करेगा, जिसमें पेरिया शांति धर्मस्थल उजीरे राजमार्ग का चौड़ीकरण भी शामिल है। सांसद नलिन कुमार कतिल ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने अनुमानित लागत पर पेरिया शांति धर्मस्थल उजीरे के बीच 29 किलोमीटर लंबे NH 73 रोड को चौड़ा करने की मंजूरी दे दी है। 613.65 करोड़ और चरमाड़ी गांव और चरमाड़ी घाट के हेयरपिन कर्व 9 के बीच मंगलुरु तुमकुरु NH 73 का 11.2 किलोमीटर अनुमानित लागत 343.73 करोड़। NHPWD विंग के अधिकारियों ने द हिंदू को बताया कि दोनों राजमार्गों को 10 मीटर की चौड़ाई वाले पक्के कंधों वाली 2 लेन सड़कों के रूप में चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार निविदाएं आवंटित हो जाने के बाद काम लगभग 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। भारत में राजमार्गों के निर्माण में सुस्ती आने का अनुमान है। एक प्रमुख परियोजना में 6 साल की महत्वपूर्ण देरी होने की उम्मीद है, जैसा कि बिजनेस लाइन द्वारा रिपोर्ट किया गया है। ये विकास 1 साल पहले देखी गई गति से विचलन का प्रतीक है। प्रत्याशित मंदी बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी पर प्रभाव के बारे में चिंता पैदा करती है। प्रमुख परियोजनाओं में देरी से राजमार्ग निर्माण की समग्र गति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जो संभावित रूप से देश के परिवहन नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे निर्माण क्षेत्र चुनौतियों से निपटता है, हितधारकों और नीति निर्माताओं के लिए प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति और समय सीमा की निगरानी करना आवश्यक हो जाता है। प्रमुख परियोजना में कथित देरी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहल को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक योजना और प्रभावी परियोजना प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करती है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग PWD ने सड़क रखरखाव के लिए 8.8 अरब रुपए निर्धारित किए हैं, जिसका लक्ष्य शहर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सड़कों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। ये वित्तीय आवंटन दिल्ली में निवासियों और यात्रियों के लाभ के लिए अच्छी तरह से बनाए रखा और बेहतर सड़क नेटवर्क सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तिरुवल्लुर जिले में रियल एस्टेट क्षेत्र एक उल्लेखनीय परिवर्तन के कगार पर है।
इसके केंद्र में राष्ट्रीय और राज्य के स्वामित्व वाली सड़कों और राजमार्गों से संबंधित कई महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं। उद्योग के पेशेवरों और शहर योजनाकारों का मानना है कि मौजूदा और नई अनावरण की गई सड़क परियोजनाएं परिवहन गलियारे आधारित विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, जो अधिक संरचित और टिकाऊ है। तिरुवल्लुर में रियल एस्टेट बाजार में प्रभाव रखने वाली कुछ प्रमुख गलियारे परियोजनाओं में 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, अर्थात NH16, NH48 और NH716, जो जिले की सीमा से गुजरते हैं, जिनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 716 ने हाल ही में काफी रुचि पैदा की है, क्योंकि राजमार्ग के थिरुन्नीनरावुर तिरुवल्लुर खंड को जल्द ही चौड़ा किया जाएगा। इस खंड में जल निकायों पर 3 प्रमुख पुल, 6 छोटे पुल और 13 अंडरपास का निर्माण शामिल होगा। सभी में लेन सड़क के लिए 6 प्रावधान होंगे। भारत के आवास बाजार ने इस साल तर्क को खारिज करते हुए अब तक की सबसे ऊंची बिक्री दर्ज की, क्योंकि 6 साल में कीमतों में उछाल और उच्चतम ब्याज दरों के बावजूद घर खरीदारों ने सौदे की। बाजार विशेषज्ञों का दृढ़ विश्वास है कि उच्च आर्थिक विकास और गृह ऋण ब्याज दर में गिरावट की उम्मीदों के कारण मांग न केवल 2024 में बनी रहेगी, बल्कि धीमी गति से ही सही और बढ़ेगी। रियल एस्टेट उद्योग में मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में आवासीय संपत्तियों की रिकॉर्ड बिक्री देखी गई। रियल एस्टेट बाजार के आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता महामारी के बाद घर के स्वामित्व के विचार में तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। रेरा के माध्यम से अधिक नियामक निरीक्षण के कारण रियल एस्टेट बाजार से संदिग्ध डेवलपर्स को बाहर करने से घर खरीदारों के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद मिली। दिवाला कानून ने भी चूककर्ता बिल्डरों को खत्म करने में भूमिका निभाई है। व्यापक बाजारों की तरह 2023 में रियल एस्टेट शेयरों में उथल-पुथल वाला वर्ष रहा। वर्ष की पहली छमाही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण वाणिज्यिक और आवासीय दोनों क्षेत्रों में काफी गिरावट का दबाव देखा गया, लेकिन बाद की छमाही में भौतिक रियल एस्टेट मूल्य निर्धारण और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में वृद्धि के कारण नई उम्मीद जगी। हालिया रैली 2024 में रियल एस्टेट शेयरों के लिए बड़ी संभावनाओं की ओर इशारा करती है। ऐतिहासिक रूप से RIT फेडरल रिजर्व की सख्ती की अवधि के बाद व्यापक बाजार चक्रों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मात्रात्मक सख्ती के चक्र के समाप्त होने के बाद 4 तिमाहियों में RIT का औसत 20.9% वार्षिक लाभ होता है। मानक उचित परिश्रम नियम अभी भी लागू होते हैं, विशेष रूप से दूरस्थ कार्य प्रवृत्तियां और उच्च बंधक दरों के कारण कुछ रियल एस्टेट क्षेत्रों पर दबाव बना रहता है। जो निवेशक ये सोच रहे हैं कि 2024 के लिए सबसे अच्छे रियल एस्टेट स्टॉक क्या हो सकते हैं, उनके लिए यहाँ 3 शीर्ष चयन है। गोदरेज ग्रुप की प्रमुख कंपनी गोदरेज एंड बॉयज ने कहा कि उसका वर्टिकल गोदरेज कंस्ट्रक्शन एक मील के पत्थर तक पहुंच गया है और उसने खालापुर में अपने ग्रीनफील्ड परिसर में 500 वर्ग फुट के कार्यालय का सफलतापूर्वक निर्माण किया और 40 घंटों के भीतर इसे पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया। अपने घुमावदार अंडाकार डिजाइन के कारण द कोकून नाम से नामित कार्यालय को नवीन 3D कंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग 3DCP तकनीक का उपयोग करके पूर्व निर्मित मॉड्यूल के रूप में बनाया गया था और फिर इसे 40 घंटे की समय सीमा के भीतर एक साथ इकट्ठा किया गया था। गोदरेज कंस्ट्रक्शन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बिजनेस हेड अनूप मैथ्यू ने कहा कि द कोकून न केवल वास्तुशिल्प डिजाइन के मामले में बल्कि निर्माण समय सीमा को फिर से परिभाषित करने में भी सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी निरंतर खोज का एक उदाहरण है। द कोकून का निर्माण बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, लीन कंस्ट्रक्शन मेथड्स और 3D कंस्ट्रक्शन प्रिंटिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करके अच्छी परियोजना योजना के साथ एकीकृत एक प्रभावी टीम सहयोग का एक अच्छा प्रदर्शन है। पवन खरीद दायित्व की शुरुआत के साथ वर्ष के दौरान भारत में नीलाम की गई पवन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
इस साल की शुरुआत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक सालाना 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एजेंसी वॉर बोली कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर में सालाना 10 गीगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। विद्युत मंत्रालय ने इस वर्ष जुलाई में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए नए बोली दिशा निर्देश भी अधिसूचित किए, जिससे निविदा जारी करने वाले दलों के लिए प्रक्रिया सरल हो गई है। मैडकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार 2023 में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 21 गीगावाट पवन ऊर्जा निविदाएं जारी की गई। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शीर्ष 3 निविदाएं जारी की हैं और चौथी और पांचवी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी और गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने जारी की। 700 मेगावाट ग्रीन शू विकल्प के साथ 1.35 गीगावाट अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए SECI द्वारा 2022 में सबसे बड़े पवन टेंडर जारी किया गया था। दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार को चौथे दिन भी घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन प्रभावित हुआ। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का रेड अलर्ट घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में छाए घने कोहरे के कारण कई उड़ानों में देरी हुई। कोहरे और कम दृश्यता के कारण शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कई उड़ानों में देरी हुई। कई उड़ानों को दिल्ली हवाई अड्डों से अन्य नजदीकी हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया। कम दृश्यता के कारण आज कम से कम 100 उड़ानों में देरी हुई और कुछ को रद्द कर दिया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्गों को मिलाकर लगभग 134 उड़ानों में व्यवधान देखा गया। इनमें से 35 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान और 28 अंतर्राष्ट्रीय आगमन प्रभावित हुए। साथ ही 43 घरेलू प्रस्थान और 28 आगमन में देरी हुई। देश में हाल ही में कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखी गई है। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट JN.1 के उभरने के बाद से विभिन्न राज्यों से संक्रमण की सूचना मिल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने JN.1 को एक विशिष्ट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी VOI के रूप में वर्गीकृत किया है, जो 2.86 उपवंश के तहत इसके पिछले पदनाम से एक बदलाव है। मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को LNJP अस्पताल का दौरा किया और कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि ये सुविधा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और देश भर में कोविड लहर के दौरान देखी गई ऑक्सीजन की कमी के बाद अस्पताल में अब एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से पाइप से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। केंद्र सरकार ने बुधवार को बिहार और त्रिपुरा में लगभग 5,000 करोड़ की कुल लागत वाली 2 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इसने 2024 सीजन के लिए खोपरा सूखे नारियल के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को भी मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCEA द्वारा घोषित परियोजनाओं में बिहार में दीघा और सोनपुर NH 139W को जोड़ने के लिए गंगा पर 4,556 मीटर यानी 6 लेन उच्च स्तरीय केबल पुल का निर्माण शामिल है और त्रिपुरा में खोवाई हरिना सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से का चौड़ीकरण। KC एनर्जी IPO गुरुवार 28 दिसंबर को सदस्यता के लिए खोला गया और मंगलवार 2 जनवरी 2024 को बंद हो जाएगा। IPO आवंटन 3 जनवरी को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है और KC एनर्जी एंड इंफ्रा के शेयर NSE और SME पर सूचीबद्ध होंगे। 5 जनवरी 2024 को एक अस्थायी लिस्टिंग तिथि तय की गई है कि KC एनर्जी एंड इंफ्रा IPO का आकार 15.93 करोड़ है, जो पूरी तरह से 29.5 लाख शेयरों का एक ताजा मुद्दा है। IPO का मूल्य दायरा 51 से 54 प्रति शेयर निर्धारित किया गया। लॉट का आकार 2000 शेयर है और खुदरा निवेशकों के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश राशि 1,08,000 है। GVR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड KC एनर्जी एंड इंफ्रा IPO का बुक रनिंग लीड मैनेजर है, जबकि बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड IPO रजिस्ट्रार है।
पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने बुधवार को कहा कि कुछ वर्षों के भीतर भारत दोनों देशों के बीच सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में चीन की बराबरी करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि चीन को कुछ क्षेत्रों में फायदा है क्योंकि उन्होंने इन जगहों पर बुनियादी ढांचे का विकास जल्दी शुरू कर दिया है। पिछले 5 से 10 सालों में बुनियादी ढांचे के विकास पर बहुत ध्यान दिया गया और अगले कुछ वर्षों में हम PLA यानी चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की क्षमता से मेल खाने में सक्षम होंगे। जनरल ऑफिसर पूर्वी सेना कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने यहां फोर्ट विलियम में मीडिया से बातचीत में ये बात कही है। आज की EPC बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।